पेज नंबर 172 निकालना। ये सर एक एग्जांपल दी तरह करवाएंगे जरा, इसका डाटा लिखवाएंगे, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? करवाएंगे। पेज नंबर 171 है मेरे ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। सर अपना मैच करें जरा मैसेज। ये सारी सेल्स लिखवाएं। 1000 प्लस माइनस, कौन सा माइनस 100? कॉस्ट ऑफ सेल 400 प्लस ये जो 100 प्लस दोनों में माइनस हो रहा है, ये तो होना ही होना है, ये होना ही है अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की लेकिन एडजस्टमेंट तब होनी है जब स्टॉक बचा हो। तो +5 या -5? 555। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा बना 1145। आइडियल टाइम है सर साथ वाले से बातों का, देर वक्त नहीं आना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर 120 प्लस 75। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एसेट है। प्लस 10 सर, वाई प्लस, ये तो प्रॉफिट कम होना है यार, प्रॉफिट कम नहीं होना, एक्सपेंसेस बढ़ के होगा ना। 80 प्लस 20 प्लस 15। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो फिर इम्पेयरमेंट लॉस होता है। इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? देन सर इसकी अगली जो फिगर एक आ रही है, डिविडेंड फ्रॉम एस। पेन पकड़े हाथ में, हाँ एक मिनट। डिविडेंड फ्रॉम मेस, किसको किसका डिविडेंड मिला? एक काइंडली जरा फर्स्ट लाइन में रहे एग्जांपल की। ये पेरेंट को जो डिविडेंड मिला ये कितने परसेंट उसने रिकॉर्ड किया होगा? तो क्या ये इंटर कंपनी डिविडेंड नहीं है? कहाँ से इनकम हुई है? सब्सिडी से हुई। तो क्या इसे कटना चाहिए? कैसे कटना चाहिए? बात बड़ी गौर से सुननी है आपने। नहीं एक मिनट, रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम जरा विजुलाइज करें, जो भी हम कर सकते हैं इस डाटा के बेस पर। नहीं वो तो नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम्स यार, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग के पेरेंट और सब्सिडी के कॉलम। यकीनन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग सब कुछ आएगा। मैं सिर्फ कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ और पेरेंट और सब्सिडी के एंगल से बात कर रहा हूँ। यकीनन ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं जिसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 410 और 400।
हमें नहीं पता कि पेरेंट ने को डिक्लेयर किया या नहीं, लेकिन अगर 80 रिकॉर्ड किया है पेरेंट ने सब्सिडी वाला, ये किसने डिक्लेयर किया होगा? लेकिन क्या सब्सिडी ने 80 डिक्लेयर किया होगा? कैलकुलेटर पकड़े रखे, ज्यादा किया होगा। अब वो जितना किया होगा भी कैलकुलेट हो जाएगा, ज्यादा मतलब 80 जो डिविडेंड है ये कितने परसेंट है, तो बाकी काम कैलकुलेटर का है, बस वही है। पेरेंट ने 100% क्यों नहीं रिकॉर्ड किया होगा? उसका बनता ही नहीं है, उसका बनता ही नहीं है, उसका बनता ही कितना है, तो 80 का 80% उसने रिकॉर्ड किया होगा, 80 होगा ही 80%, 80 ही 80% है। तो व्हाट शुड बी द डिविडेंड डिक्लेयर बाय सब्सिडी? ये जो सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा ये उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं होगा, ये उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में होगा। तो ये 100 यहाँ कैसे आया? 80 by 80 into 100, 80% रिकॉर्ड हुआ। तो मैं सेपरेट भी कॉलम्स बना रहा हूँ। देखो बात समझ आ गई समझ? हम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि उसने डिक्लेयर किया होगा? अगर पेरेंट ने रिकॉर्ड किया है तो कब रिकॉर्ड किया होगा? जब डिक्लेयर हुआ। उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड की है, उसने अपना डिविडेंड डेबिट करके पेबल वगैरह क्रेडिट किया होगा। अब आए पेन पकड़े हाथ में, कंसोलिडेशन करते हुए ये 80 कैंसिल हो जाएगा, फिर एंट्री बनाने की कोशिश करा, डिविडेंड इनकम डेबिट हो रही है, किससे कटेगा? इस डिविडेंड डिक्लेयर्ड से डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्रेडिट होगा, डिविडेंड इनकम डेबिट डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्रेडिट, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है लेकिन पूरा नहीं कटेगा। 20 किधर बचेगा? और नहीं सर, मैंने कहा किधर बचेगा, किधर बचेगा? सब्सिडी का डिक्लेयर डिविडेंड बचेगा, किससे रिलेटेड बचेगा? तो ये इस तरह से एक स्टोरी है। आपको ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 80 इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो एस का डिक्लेयर डिविडेंड है उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में रिकॉर्ड होता है। तो ये काइंडली जो मैंने छोटी सी वर्किंग की है इसे अपने जरा कोशिश करके नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी जा रहा है, या पेज के नीचे बनाने की राइट साइड पे बनाने की कोशिश करें, 171 के राइट साइड पे बना दो। तो फिगर्स मेरे पास अवेलेबल है, मैंने जस्ट उसकी बेस पे बताया। तो ये जो 20 है एस में बचेगा, हाँ रिलेटेड टू किससे है? रिलेटेड टू एनसी। यार वो क्वेश्चन दिखाना मैंने कल क्वेश्चन दिया, उसकी कॉपी जरा मुझे दे दो। नहीं मुझे भी दे दे क्वेश्चन आंसर। क्या चीज किससे कैंसिल हो रही है? डिविडेंड इनकम ऑफ पेरेंट डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ सब्सिडी से अप टू द एक्सटेंट पेरेंट्स शेयर कैंसिल हो रहा है, और कितने परसेंट बच रहा है किससे रिलेटेड? इसका फिर क्या होना चाहिए पता आपको? इसका भी है, जरा सोचेंगे शायद पता। ये 20 कहाँ लेस होना चाहिए? रिटेन अर्निंग सीआरई 20 सीआरई जाने दें सर ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसकी वर्किंग इसमें जाए। हमने जब अकाउंटिंग एंट्रीज की थी तो मेरे बड़े ज्यादा ध्यान सुनिएगा, हमने सब्सिडी वाला डिविडेंड बस उतना ही रिकॉर्ड किया था जितना बचना था। ऐसा भी नहीं है ना, एनसी डेबिट 200 शायद नजर आता नहीं, तो जितना कट जाना था वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया।
बल्कि शायद इस तरह कहना चाहिए कि क्या वो वैसे ही कट गया जितना नहीं हमने रिकॉर्ड किया, अप टू व्हाट एक्सटेंड वैसे ही कट जाना था, पेरेंट शेयर कट जाना था, तो हमने बस रिकॉर्ड कितना किया। तो ये 200 जो था, फाइनली जरा ढूंढने कहाँ नजर आ रहा है, ये 200 जो डेबिट है, ढूंढने जरा कहीं कहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ढूंढना, ये कहाँ 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 प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। पहले भाई कह रहा है ये तो एनसीई से रिलेटेड है, तो फिर माइनस क्यों हो रहा है? जो शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी डिविडेंड देते हुए क्या मतलब उसका, प्रॉफिट्स का शेयर कम हो जाएगा, इसे इनकम कौन बनाएगा? जो शेयर होल्डर होगा, जो शेयर होल्डर होगा। तो हम शेयर होल्डर की काउंटिंग नहीं कर रहे, हम कंपनीज के एंगल से शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं। हम कंपनी हैं, तो क्या डिविडेंड देने से शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट में शेयर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो वो इसलिए लेस हो रहा है। डिविडेंड हमेशा क्यों लेस होता है? रिटेन्ड अर्निंग से लेस क्यों होता है? डिविडेंड देने से प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करने से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, जो जिसको मिल रहा होगा वो क्या करेगा? अब जिसका पेरेंट को मिला, तो पेरेंट इस वक्त शेयर होल्डर, उसने अपनी इनकम बनाई। लेकिन हम एनसीए की काउंटिंग कर रहे हैं या कंपनी में एनसीए का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं? तो कंपनी में शेयर ऑफ एनसीए अगर प्रॉफिट उसे दे रहे हैं, तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देने से उसका बिजनेस में शेयर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो 20 है जो एनसीए से रिलेटेड बचा है, ये कहां से लेस होगा? एनसीए में, एनसीए की इक्विटी में से लेस होगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? तो आपने ये 80 होपफुली लिया नहीं होगा, या लिया था? क्योंकि आंसर में नहीं था। ये 80 लिया क्यों नहीं है? नहीं, अब ये क्लियर कर लें, ये क्यों नहीं लिया, किससे कटा ये? हमें असल में क्वेश्चन में कंप्लीट डाटा नहीं था रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह का, लेकिन सही बात क्या है कि कहां से ये कटा है। डिविडेंड इनकम जो है डिविडेंड डिक्लेयर से चेंजेस इन इक्विटी में जाकर कटती है, और कितने परसेंट कटती है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड की फिगर कितने परसेंट कटती है अप टू द पेरेंट शेयर, और किसका बच जाता है? वो फिर एनसी के कॉलम में अपीयर होता है। कैसे इंशाल्लाह पहुंचने लगे वहां, कंप्लीट करवाएंगे एडमिन एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंस कॉस्ट। Uh, 25%, ये बोलते रहे 40, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 785, टैक्स आ गया 45 प्लस 40 85, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700, एट्रीब्यूट करवा दूंगा। एक मिनट, ऑनर द पेरेंट एंड एनसी। जी सर, एनसी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सब्सिडी का प्रॉफिट, तो ढूंढ के फाइनल करना था बस। 400 में अब आपने वो एंट्रीज ढूंढनी है जिनका एनसी पे इफेक्ट आना। 5 क्यों आ रहा है? सब्सिडी ने चीजें बेची, सब्सिडी ने बेची थी। 10 क्यों आ रहा है? सब्सिडी का एसेट रिवैल्यू होकर डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है सर, इम्पेयरमेंट लॉस क्यों नहीं ले रहा? वो फिलहाल हमने सिर्फ पेरेंट के एंगल से कैलकुलेट की हुई है, इज इक्वल टू 77, बैलेंसिंग फिगर 623। जी, फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल, ये क्या लफ्ज है? ठंडे दिल से सोचें, ये वर्ड तो अभी तक ना मैंने बोला है ना ही शायद बोलना। फेयर वैल्यू ऑफ, एक वर्ड और है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। फेयर वैल्यू फैंसी एक लफ्ज आ रहा है, तो वो तो क्वेश्चन मार्क लग गया। फेयर वैल्यू गुडविल कोई लफ्ज नहीं। अभी तक हमने गुडविल किस कॉलम में सीखी है कैलकुलेट करना? पेरेंट वाले कॉलम। इससे अभी इम्पेयरमेंट लॉस का फैक्ट भी पेरेंट पे आना चाहिए, तो बात अभी रहती है। जी, अब मेरी इन बातों के अलावा कोई कंफ्यूजन रह गई? पेज नंबर 173 पर एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस।
and working showing the movement on consolidated retained earnings. इसको जरा एंड से आगे क्वेश्चन मार्क करो। बस अब ऐसा ऐसा यहाँ से हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाना। बेटा उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग है। हो जाएगा लेकिन अब जरूरत बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। एनसी कैलकुलेट करना सीखें, वो आपने आपसे इस वजह से नहीं हो सका, अपने डिविडेंड इनकम भी लेस करनी थी, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है। अब उस चीज को छोड़ दो। The following are the statement of profit loss for the year ended 31st December 15 of Harry and its subsidiary Sally. Revenue, cost of sale, gross profit, distribution cost, admin cost, एक operating profit निकला हुआ। Investment income, finance cost, profit before tax, income tax, profit after tax, profit for the year, movement in retained earnings। अब ये पेरेंट और सब्सिडी के नीचे लिखी हुई फिगर्स, ये सेपरेट रिटेन्ड अर्निंग्स नजर आ रही हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड रिटेन्ड अर्निंग्स आर 145, 267 एंड 60 रिस्पेक्टिवली ओपनिंग में ऐड हुआ। डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड 50 और 20, रिटेन प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस। ये जो 50 है ये पेरेंट का डिविडेंड है, ऐसे ही सर। पेरेंट ने डिक्लेयर किया किसके लिए? अपने शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन उसके अपने शेयर होल्डर्स में सब्सिडी शेयर होल्डर नहीं होती, हमारे लेवल पे वो नहीं होती, तो ये 50 कट जाएगा। ये 4 ढूंढे ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट इनकम में, तो ये पेरेंट से ही होगी। अगर सब्सिडी में कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो किसी थर्ड पार्टी से ही होगी, तो इसको लिखा था दोबारा, शुड बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। सब्सिडी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो पेरेंट के अलावा ही कहीं होगी, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो शुड बी फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मींस अदर देन पेरेंट। आपके लेवल पे भी सब्सिडी पेरेंट में शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे है 20 क्या है? ये सब्सिडी का डिपेंडेंट है। अब इसको सर्कल लगा के जरा क्वेश्चन जरा पूरा कर रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। Harry acquired 75% of the S 6 years ago when the S retained earnings were 9,000 were pre-acquisition retained earnings. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए 6 years ago की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो करंट ईयर है ये पोस्ट एक्विजिशन ईयर है, देयरफॉर इसने 100% ऐड होना। वो 3/12, 7/12 वो कब होता है? जब एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। इस तरह की चीजें अब नोट होनी चाहिए। 75% शेयर का मतलब है, आगे आ जाए सर प्लीज, आगे आ जाए, कमाल हो गया। जिस तरह डर रहे हैं आप इस तरह ना करें, डरने की अल्लाह माफ करे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कल अगर 5 मिनट और लेट आए तो फिर क्लास के बाहर ही कहीं ना बैठिएगा। आ जाए मेरा भाई, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता आगे जा रहा है, काइंडली कोशिश करके थोड़ा पीछे लें बस। पेरेंट हैज 75% शेयर एंड देयरफॉर एनसी हैज अब इस 75% को ध्यान में रखकर ऊपर वापस जाए, डिविडेंड जहां आया सब्सिडरी का डिविडेंड, अप टू व्हाट एक्सटेंट इसमें पेरेंट शेयर है, कैलकुलेटर उठाएं। 20 का 20 पेरेंट ने रिकॉर्ड करना है। नजर तो ऐसे ही आ रहा है, ऊपर देखें जरा, 20 का 20 नजर आ रहा है, 20 तो नजर आ रहा है। अगर नजर आ रहा है तो इवन देन इसका ब्रेकअप होगा, अनलेस ऑफ कोर्स हमें पता चले कि उसने गलत रिकॉर्ड किया हुआ। वी ऑलवेज अज्यूम कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनी होंगी, तो फिर वहां 20 अगर नजर आ रहा है तो उसका एक ब्रेकअप होना चाहिए। कैलकुलेटर उठाएं, 20 में से कितना बना जी? 15 कैसे? तो 15 कहां से है? फ्रॉम सब्सिडरी। 5 एक्स्ट्रा फिर वो कहां से होगा? फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टमेंट। का पेरेंट भी कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठहरी एक मिनट बात पूरी होने दो।
एनी कंफ्यूजन? अब कंसोलिडेशन जब करेंगे तो ये जो 15 है 75%, ये किससे कटेगा? अभी थोड़ी देर पहले काटा मैंने, डिक्लेयर डिविडेंड से। लेकिन कहाँ कितना किसका बच जाएगा? सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में 5 एनसीई से रिलेटेड बच जाए। ठीक है, अब लिखो, एक्सप्लेन करो जरा सर। किसे ढूंढ रहे हैं सर? आ जाए, ढूंढ लेते सर, इधर है। नहीं सर, नहीं, जो कट है वो इन्वेस्टमेंट इनकम को डिविडेंड के साथ इसको कटती है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम हम शेयर कैपिटल वगैरह से नहीं कट कर रहे हैं। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट करती है सर। इन्वेस्टमेंट इनकम एज अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट यार सर। ना शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मींस एसेट कटाया। तो इन्वेस्ट इनकम किससे कटेगी? डिविडेंड इनकम किससे कटेगी? डिविडेंड डिक्लेयर्ड से। वो सभी बैलेंस शीट में होती थी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट आ गई है, इनकम आ गई सर। डेबिट साइड पे है ना, इसके परेशान हुए आप। डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, अब पेरेंट में अदर इनकम आ गई यार। डेबिट साइड पे इसलिए नजर आई है ना। नहीं प्लीज याद आ गया, सही बात। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं यार, इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या काम है? इन्वेस्टमेंट है ये, उस पे इनकम है ये। इन्वेस्टमेंट कब किससे कटती है? कब किससे? एक्विजिशन डेट पे इक्विटी से कटती है। स्टेटमेंट वो बैलेंस शीट आइटम्स है। और कोई कंफ्यूजन सर? हाँ, नंबर 2 पर अब रजिस्टर खोलना जरा। अगर कोई एडजस्टमेंट आए तो काइंडली अब स्पेस रख लें, आधे से ज्यादा सफा छोड़ दीजिएगा, स्पीड अप हो जरा, एक दो बातें आज खत्म करी। Harry made sales to S totaling 1 lakh in the year। फुल स्टॉप भी लग जाए और उसके बाद भी कुछ ना लिखा हो तो इस 1 लाख का क्या किया करेंगे? प्रॉफिट लॉस बनाते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए सेल परचेज कट जाएगी। ऐसे ही सर, एट द ईयर एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एस included inventory purchase from H has taken profit of, क्या ये वही 3000 तो नहीं जिसकी हमें जरूरत है? ये स्टॉक दिया हुआ, किसने किसको चीजें बेची हुई सर? पेरेंट और सब्सिडियरी सिचुएशन है। ऐसे ही सर, प्रॉफिट एंड लॉस आप बना रहे हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कितने से? 3 से 1 लाख क्या है? ये पूरी सेल परचेज है। जो स्टॉक बचा है उसमें प्रॉफिट कितना है? तो वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। जो बचा हो स्टॉक उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है हमारा, उससे कंसर्न है। ऐसे ही सर, और फाइनल डिसीजन एनसी विल बी इफेक्टेड, व्हाई नॉट लिखें या आप अपनी रजिस्टर में लिखिएगा प्लीज। बेटा अब्दुल मोइस, आप जिस तरह के पिछले 2-3 दिनों से सवालात कर रहे हैं, आई होप कि आपने उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। उनको ठंडे दिल से मेरा भाई जरूर रिवाइज कीजिएगा कि क्या क्या सवाल आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं। मुझे आपके सवालों पे एतराज नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं एक नजर खुद भी रिवाइज कीजिएगा कि आप कर क्या रहे हैं आजकल। क्या कभी पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए किसी प्रॉफिट में से डिविडेंड लेस किए? किसी को डिविडेंड देना है अगर
तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में लेस होता है या इनकम स्टेटमेंट में आते ही प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाता है? तो प्लीज खुदा के लिए यार बस करें यार, क्या मेरी हसरत ही रह जाएगी? रहने दे, जो हसरत रह जाएगी मेरे साथ रह नहीं दे, बस ही नहीं है अपने पास, बस ही मुझे दे। एक और गेम आ गई सर, इन्वेंट्री तो बची नहीं है तो फिर एंट्री क्यों हुई है? सर जी इन्वेंट्री तो बची नहीं है तो फिर एंट्री क्यों हुई है? इसका मतलब गेम एक जगह नहीं है, गेम हर जगह ऑन है। ये बड़ा इस सवाल में बची जो आप कर रहे हैं उसमें नहीं बची। नंबर 3 से Harry's investment income include 15,000 being a share of, ये शायद जरूरी नहीं था कि हमें बताया जाता। क्यों? रीजन 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 अगर सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर किए तो उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटेन्ड अर्निंग्स में आना चाहिए और हमारे एज अ पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अदर इनकम में होना चाहिए। एंड इट इज ऑलवेज अज्यूम कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्टली प्रिपेयर्ड बिफोर कंसोलिडेशन। लेकिन क्या कभी अगर हमें पता चले क्वेश्चन नंबर 7 होना, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ज्यादा डिविडेंड एडजस्टमेंट पड़े, क्या ये हो सकता है कि एंट्री रह गई हो? तो फिर डेफिनेटली रहेगी, फिर हमने करनी। लेकिन कब पता चलेगा कि रह गई है? जब कोई इंडिकेशन, वरना बाय डिफॉल्ट entries in separate financial statements should have been correctly recorded। हाँ जी, कंसोलिडेशन करवा। हैरी ग्रुप किसके नाम से ग्रुप बन जाता? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। सही है वो IS 12 वाला कहां तक पहुंचा? सही है वो मुझे तेरा दिखाना क्या रहा है, नहीं सॉल्व किया सर प्रॉपर फॉर्मेट। जी सर स्टार्ट लें। इज इट अ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड? Yes, sir. 6 years. पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। जी रेवेन्यू शुरू करें। Plus 390 minus 1120 plus 390 plus 390 minus minus 100 1410 610 प्लीज ढूंढ के फिगर्स देखा करें, आदत बनाए इसे करने। plus 220 minus कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग पहले पूरी करा दो। 610 प्लस 220 माइनस 100 प्लस कौन सा 3? ये प्लस क्यों है? अजीब, प्रॉफिट कम होना, प्लस करने से प्रॉफिट कैसे कम हो सकता है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के प्रॉफिट कम हो जाएगा। अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट as it is. 50 plus 40 is equal to 90। admin cost, As it is. any adjustment in these figures? 55 plus 45. 55 plus 4500.
नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसे कंपलसरी नहीं है फाइंड आउट करना, कि उसने किया हुआ मेरा ख्याल है, बल्कि शायद हमें अदर इनकम भी ऊपर शायद प्रेजेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया हुआ, कर दे तो ठीक है, नहीं तो ना, कंपलसरी नहीं है। आगे चलते हैं मेरे ख्याल। इन्वेस्टमेंट इनकम ध्यान से देखें, इन्वेस्टमेंट इनकम बोले जी कैसे लिखूं जी? 5, हाँ ठीक है, अगर लिखना है तो लिखना, कर लें वर्किंग, यार मेरा ख्याल है कटा हुआ है, ऐसे डायरेक्टली लिख लेता। 5 क्या बचा है, 5 और 4 क्या बचा है, थर्ड पार्टी वाले बचे हैं, आपस वाले कैंसिल हो गए। 9 प्लस होना भी इसने अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट 18 प्लस 4 22, टैक्स पहुंचे हम लोग, आफ्टर टैक्स तक पहुंचे। जी सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 474, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 309, attributable to sir owners of parents, owners of parent है NC, करें जरा 1 मिनट NC। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपना आंसर भेजें जरा, NC का शेयर कितना बनता है? जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट 60 माइनस सर, ये आपने एक एंट्री लिखी हुई है सर, उसने NC का इफेक्ट करना नहीं है, तो इंटू 20%, 25%, सॉरी, एक ही एंट्री लिखी हुई है और उसका इफेक्ट NC पे नहीं है। डन सर। 15 बैलेंसिंग फिगर 294, ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है? टोटल माइनस 15 NC शेयर, और देन फिर इसका एक टोटल लिख दिया करो। एनी कंफ्यूजन? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर, बाद में क्या देखना? स्टार्टिंग पॉइंट है सब्सिडी का प्रॉफिट, उसके बाद देखना आपने कि आपने कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं की जिसमें NC को शेयर जाना हो। एनी कंफ्यूजन? 10-8 ढूंढे नेक्स्ट पेज पे।
Statement of profit loss for the year ended 31st December 15. हॉर्न एंड स्मूथ रिक्वायरमेंट ढूंढना। अच्छा, इसमें मैंने जरा क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ एंड से आगे, पिछले क्वेश्चन में भी और यहाँ भी जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आगे जो लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह कल तक पहुंच जाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेट करनी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 15. Statement of profit loss for the year ended 31st December 15. Revenue, cost of sales, gross profit, operating cost means admin selling, operating expenses, operating profit, investment income, profit before tax, income tax, profit for the year. Extracts of statement of changes in equity, retained earnings, brought down, profit, proposed ordinary dividends है। अब यहाँ डेफिनेटली वर्ड लिखा हुआ है प्रपोज्ड, लेकिन पाकिस्तान में जो डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं नॉर्मली वही डिक्लेयर इसलिए हो जाता है क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो डिविडेंड बढ़ा दें, तो कम वो करते नहीं है। तो ठीक है, प्रपोज लिखा हुआ है, लेकिन प्रपोज यहाँ क्या मीनिंग भी देगा ये लिखना जरा स्लैश करके। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में प्रपोज डिक्लेयर्ड एक ही चीज है। कहाँ ये डिक्लेयर्ड है ही नहीं, तो जो पेरेंट का डिविडेंड है उसमें से भी सब्सिडी का शेयर होता है। पॉइंट 1 पे आ जाए, हॉर्न एक्वायर्ड 75% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस, डेट अंडरलाइन करें 31st August 15। क्या एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है सर? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बताएं कितने महीने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4/12 करेंगे या 8/12 करेंगे? 8/12 करेंगे यार, कम 8/12 प्री एक्विजिशन। तो कंसोलिडेशन जो है 31st अगस्त से ऑनवर्ड्स मीन 4/12 करके होगी। नेगेटिव गुडविल एक वर्ड लिखा हुआ है, एक स्टार भी लगा हुआ है, स्टार ढूंढने रिक्वायरमेंट के नीचे। ये एक गेन ऑन बार्गेन परचेज का ऑल्टरनेट नाम है पुराने जमाने का, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि कहीं कभी यूज हो जाए तो ऐसे कहीं आप गलत तरफ ना निकल जाए। नेगेटिव गुडविल सिंपली मींस गेन ऑन बार्गेन परचेज की बात हो रही है। गेन ऑन बार्गेन परचेज को जरा एनालिसिस ऑफ इक्विटी ध्यान में लाएं जरा। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में एट एक्विजिशन डेट जब वर्किंग होती है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो गुडविल आती है सर। पहले गुडविल तो आ जाए सर, आ तो जाए, गुडविल तो आ जाए पहले, और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाए तो फिर ये गेन आ जाता है। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढे आंसर, उसका आंसर मेरा 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो। 7 था या 3 होगा? 3 था शायद। 3 का आंसर देखो। 6 में तो घर में आया था, तो घर वाले रजिस्टर पे होता है। 3 में आया मेरा ख्याल। तो गेन आया था, हमने उसे कहाँ लिखा था? ढूंढे नहीं, कहाँ, कौन सी रिटेन अर्निंग? CRE। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना रहे थे, पेरेंट का गेन था, हमने उसे CRE में इसलिए लिखा क्योंकि हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे थे। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो इट इज कंसोलिडेटेड अदर इनकम। कंसोलिडेटेड अदर इनकम, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये गेन होगा। ये गेन या गुडविल कब अराइज होता है? जब एक्विजिशन वो वर्किंग करके कैंसिलेशंस करते हैं, तो वो जो कैंसिलेशन एंट्रीज हो रही होती हैं वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होती, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे कंसोलिडेशन करके होती हैं। तो परचेज गुडविल अगर है तो नॉन करंट एसेट्स में, और अगर गेन है सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं तो CRE में, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो कंसोलिडेटेड अदर इनकम। इसका बस लिख लेंगे।
अब उसने कैलकुलेट की हुई है, कैलकुलेट करके फिगर बता रहा है। तो जब आप अदर इनकम लिखवाने लगेंगे मुझे तो याद करवा देंगे। ये मेरी बात, मैंने भी एक छोटी सी बात की, पता नहीं अब सही सब आइडिया भी आप लोगों को, ये गुडविल या गेन कब अराइज होता है? ये क्लियर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ला रहा, उसमें तो सभी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम आ रहा होगा। तो सेपरेट में हम कटिंग करके देख तो रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली कब कर रहे होते हैं? जब कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो ये कटेंगे फिगर्स आपस में, और डेबिट डिफरेंस होगा तो गुडविल है, और क्रेडिट डिफरेंस होगा तो गेन है। तो ये कटने से और ये कटेंगे कब? जब कंसोलिडेशन आप करेंगे। क्लियर है मेरी बात? पॉइंट नंबर 3, profit of both companies are deemed to accrue, considered to accrue evenly means equally over the year। यहां तक जरा रुकते हैं। ये अगर क्वेश्चन में लाइन ना भी लिखी हो तो हम शायद हमेशा ऐसे ही अज्यूम करेंगे। सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट देखें जरा, 4/12 इसने कंसोलिडेट होना, तो सेल है, वी अज्यूम के जो सेल है पूरा साल हर महीने इक्वल ही हुई होगी, डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ये लिखा हो या ना लिखा हो, हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए तो क्या ये सिचुएशन अदरवाइज भी हो सकती है? क्या ये जरूरी है कि हर महीने का प्रॉफिट सेम हो, हर महीने सेल सेम हो? सीजनल बिजनेसेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल शादी हॉल तो आजकल सीजनल मेरा ख्याल नहीं रहा, लेकिन ये आइसक्रीम टाइप चीजें जो है ये भी शायद इतनी सीजनल नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंपैरेटिवली नहीं, मतलब वही, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, तो सीजनल बिजनेसेस भी हो सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव किसी महीने की इनकम ज्यादा है, किसी महीने में कम है, ओवरऑल हमें नजर आएगा। हमें ना पता हो तो भी अजीम इवनली है, लेकिन अगर पता चल जाए तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। तो अब आए जरा पता चलने लगा कुछ हमें। तो कहता प्रॉफिट्स अक्रू इवनली एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ एस, ढूंढ ले जरा 2600। और सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी काउंटिंग का इम्तिहान है। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ एस, all of which was accrued and received in November। क्या ये 2600 का 2600 अकॉर्डिंग टू दिस लाइन पोस्ट है या प्री है? वाई पोस्ट? नवंबर है, एक्विजिशन कब हुई है? 31 अगस्त, अगस्त के बाद है। अगर ये इस तरह लिखा होता all of which was accrued and received in February 15, तो सारा प्री होता। अगर ये सारी प्री इनकम होती तो हम क्या करते? कंसोलिडेट करते हुए इसे इग्नोर कर देते। लेकिन एज इट इज अगर दोबारा पढ़ें, ये सारा पोस्ट है, तो हम जब आप सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स लिख रहे होंगे और इन्वेस्टमेंट इनकम पे पहुंचेंगे तो क्या ये 2600 एज इट इज प्लस कर देंगे? 4/12 भी तो करेंगे। अब 4/12 क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें ये लाइन ना मिलती भी अज्यूम इवनली ड्यूरिंग द ईयर है, हम इसे भी 4/12 करते जिससे हम बाकी फिगर्स को करते। लेकिन इस लाइन की वजह से अब हम इन्वेस्टमेंट इनकम पे जब पहुंचेंगे तो एज इट इज सारी पोस्ट इनकम है, देयरफॉर शायद 10500 पेरेंट प्लस 2600 ब्रैकेट क्लोज कर दें। ऐसे ही सर? लेकिन इसमें एक एनी कंफ्यूजन? प्री पोस्ट के एंगल समझ गए? लेकिन सर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्रूड एंड रिसीव्ड। तो इसको भी जरा एक सेकंड मैं डिफरेंट सिनेरियो से बोलता हूं, जरा देखें जरा गौर से। ऑल ऑफ व्हिच वाज अक्रूड इन सितंबर, रिसीव्ड इन नवंबर। हिम्मत कीजिएगा, मैं डेट्स बदल रहा हूं। ना पहले बेटा सुन तो नहीं है। ऑल ऑफ व्हिच वाज अक्रूड इन सितंबर एंड रिसीव्ड इन नवंबर। सितंबर में पोस्ट है या नवंबर में पोस्ट है? क्या ये अक्रूड के महीने और रिसीव के महीने और हो सकते हैं? लेकिन मैंने फिलहाल दोनों महीने कौन से रखे हैं?
पोस्ट में ही रखे हैं, लेकिन अब आपने कौन से पोस्ट एक्विजिशन महीने की बेस पे डिसाइड किया है? रिक्रूड से या रिसीव्ड से? इनकम कब बनती है? जब अक्रू हो जाए। यहाँ क्या लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, क्या लग रहा है जैसे ही कमाई है रिसीव हो गई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले भी कमाई जा सकती है। तो अगर पहले कमा ली मिली नहीं तो एंट्री क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। तो इनकम तो तभी रिकॉर्ड हो जाएगी जब अक्रू होगी, फिर अगर रिसीव हो जाए तो फिर दोबारा इनकम नहीं बनेगी, फिर रिसीवेबल खत्म होगा, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो अगर मैंने सितंबर और नवंबर बोला है तो आपने सितंबर की वजह से पोस्ट कहा है, लेकिन जरा और चेंज करते हैं थोड़ा। ऑल ऑफ विच वाज अक्रूड इन सपोज जुलाई, रिसीव्ड इन नवंबर। और जाने दे पोस्ट एक्विजिशन नवंबर ही यार, तो खुदा का नाम है। तो इनकम हुई है अगर जुलाई में, तो रिसीव जब मर्जी हो। वो फिर सारी प्री क्यों हो जानी थी? अगस्त से पहले है, अगस्त से पहले। तो अक्रूड एंड रिसीव लिखा था हुआ है, लेकिन यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा? इनकम हुई कब है? क्या इस केस में नवंबर में हुई है? तो क्या अकॉर्डिंगली फिर ये सारी पोस्ट है रिसीव्ड की वजह से या अक्रूड की वजह से? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, क्या ये वाइस वर्सा भी हो जाता है, कभी रिसीव पहले हो जाए और अक्रू इनकम बाद में हो जाए? तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से होता, रिसीव्ड इन फरवरी एंड इनकम इन सपोज सितंबर, तब ये पोस्ट इनकम होती। तो कैश का इशू नहीं है, कमाया कब है ये इशू है। तो अगर हमने कमाया है एक्विजिशन से पहले तो प्री एक्विजिशन इनकम है, और अगर कमा रहे हैं एक्विजिशन के बाद तो पोस्ट एक्विजिशन इनकम है। तो क्या इसे नवंबर में कमा रहे हैं? तो क्या ये सारी की सारी पोस्ट है? तो समझ आ गई मेरी बात? एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 2, सॉरी 4। चलो आगे। Horn has bought goods from S throughout the year at rupees 2 million per month. इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, किसने किसको चीजें बेची हैं? और पेरेंट ने बेची हैं यार। किसने खरीदी है? पेरेंट ने खरीदी है। किसने बेची है? तो सब्सिडी टू पेरेंट सिचुएशन है। तो पर मंथ दिया है साल में 12 महीने, तो 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12, 24 हो गया। ग्रुप किस दिन बन रहा था? तो क्या ग्रुप बनने से पहले जो आपस की ट्रांजैक्शंस हैं उस पे हमें एतराज है, या ग्रुप बनने के बाद जो ट्रांजैक्शन? पिछले सवाल में तो ऐसी आपने कोई बात नहीं की है। देखें देखें सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी, सवाल 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 नंबर 10। उसमें वर्ड्स क्या थे स्टार्ट में? ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर भी है वर्ड्स मेरा। 1 लाख ढूंढेंगे पॉइंट नंबर 2 में। नहीं, काइंडली जरा पढ़ दीजिएगा सेंटेंस के। इन द ईयर, वो भी तो पूरा साल था यार, लेकिन यार पोस्ट एक्विजिशन ईयर था वो, 6 साल पहले एक्विजिशन हुई थी, तो पोस्ट एक्विजिशन ईयर था, देयरफॉर कोई इशू नहीं था। अब यहाँ ये सारा पोस्ट एक्विजिशन ईयर नहीं है, तो ग्रुप बन जाने के बाद जो आपस की ट्रांजैक्शंस हैं वो कैंसल आउट होनी चाहिए, व्हिच मींस 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 मिलियन की जो सेल परचेज है वो कैंसल आउट होगी। ये प्लीज छोटी छोटी जो चीजें ऐड हो रही हैं बीच में, समझ आ रही? लिखते हैं वर्किंग को। व्हाट इज 2 per month? What is 4? Post acquisition period, and therefore what is 8 million? आपस की इंटर कंपनी सेल परचेज। डन सर? एक सेंटेंस और है क्या? एट द ईयर एंड ऑन डजंट होल्ड एनी इन्वेंट्री परचेज फ्रॉम एस। क्या मतलब? 8 मिलियन की सेल परचेज भी कैंसिल नहीं होगी, ये तो होगी ही। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कब होती है? अब सिर्फ हम क्या करेंगे, 8 मिलियन की सेल परचेज कैंसिल करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इफेक्ट क्यों नहीं लेंगे? पिछले सवाल में तो बचा हुआ था यार, तो इस सवाल में नहीं बचा।
तो अगर अनराइज प्रॉफिट नहीं है तो एंट्री बताया, वर्किंग करवाएं, इसमें एंट्री कोई नहीं बनी शायद ऐसा। चलिए वर्किंग करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर? Consolidated statement of profit and loss for the year ended 31st December 2015, rupees in thousands। F2 में जी कोई खास एफर्ट की जरूरत नहीं है, नई चीज जरूर है, लेकिन माशाल्लाह आप जिस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, सिर्फ आपको अगर आइडिया दे दिया जाए तो दैट इज सफिशिएंट। ये आपको कैसे पता चला? तो मैंने मेरी अगली बात सुनकर देखते, मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट बोली थी, आपसे पर्सनल लेगा। सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड वो है किसी तरह हिम्मत करके रोज आ जाया जाए। कब से कब तक? पहले तो छोड़ दें, वो वक्त गुजर गया, उसका अब कुछ नहीं हो सकता। वो तो आप लगे हुए हैं, 2 की स्पीड में भी हो रहा है और गेम ऑन है। बल्कि अब तो बस ये भी है, लेक्चर खत्म, ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये रहने देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, वो भी है। तो ये तो लगे हुए हैं, हम कहाँ से कुछ बदलने की कोशिश कर सकते हैं, देख लें, चॉइस आपकी। रेवेन्यू से जी, रेवेन्यू से एक स्टार्टिंग फिगर कर ली मेरे साथ, देख लें। 304,900, ये थाउजेंड्स में ही मेरा ख्याल डाटा, मिलियंस में नहीं, मतलब ये पूरी फिगर ही है। 304,900 प्लस 195,300 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं बेटा पहले मल्टीप्लाई बाय, फिर इसे पोस्ट बनाएं और फिर पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट करें। पोस्ट बनाएं तो सही सर, -800, 8,000 सॉरी, 8,08,000 हो जाएगा। डायरेक्ट दोबारा क्लियर करना रहा, असल में 195,300 में तो पूरा 24 मिलियन होगा। देखिए जरा एक मिनट, 2 मिलियन इंटू 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 इंटू, तो हमें पहले क्या करना है, इसे पोस्ट बनाना है और फिर पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स करते हैं। सॉल्व कीजिएगा हैं 362,000 सर, जाने दो सर। अच्छा पहले 4/12 मल्टीप्लाई होना, वैसे तो मेरे ख्याल कैलकुलेटर आपका सीधा ही कर देता होता। नहीं बेटा कोई कॉलम नहीं बनाना, वो ठीक है एक दफा बना हुआ था, जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं, कोई कॉलम की जरूरत नहीं है, वर्किंग करें बस, कॉलम का टाइम नहीं होगा। $144 एक और करवा देंगे, छोड़ दें प्लस 98,550 इंटू 4/12 -8,000 प्लस 8,000। और सर जी सेल परचेज कैंसिल होनी है सर, तो दोनों एक में प्लस एक में माइनस, तभी कैंसिल होगी। दोनों में माइनस कैसे कैंसिल हो सकता है? सेल डेबिट परचेज क्रेडिट, ब्रैकेट क्यों क्लोज हो गई? स्टॉक नहीं बचा हुआ, स्टॉक नहीं बचा, सिर्फ सेल परचेज कैंसिल हुई है। ये कैसे कैंसिल हो सकता है? दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ी सी फिगर्स बड़ी आ जाए ना तो सबको जो पहले किया वो गलत था। आंसर बताइएगा, ये कैसे वर्किंग हो रही है? 161 कैसे आंसर निकाल रहे हैं? तो बेटा कैलकुलेटर पे सीधी वर्किंग होती है।
अब तो ये भी जमाना नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर माइनस होगा, ये तो सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहा है। मैं उसकी भी मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर ही बेचारा खुद कर देता है, फिर भी गलत आंसर आ रहा। 169050 is another name of 161050 ग्रॉस प्रॉफिट से। ये कैसे है? ये 62 minus 169. शुक्र है यार, 192950 ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन सर? बारह और नहीं सॉल्व, और सर अभी तो आए हैं, अब घड़ियां देखना शुरू हो गए, अभी थोड़ी देर पहले तो आए हैं, तो सबसे लेट आया क्लास में वो घड़ी देख रहे, थोड़ा ही टाइम गुजरा, आपका तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। डायरेक्शन ऐसी रखी हुई है कि एक नजर हल्की सी मेरे पे और बैठे बैठे यूं। मुझे एहतियातन देख लिया कभी कभी। अदर इनकम सर तरतीब ठीक करें, अदर इनकम छोड़ दे लिखना, पहले इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढे जरा। 10,500 and why 2,600 plus and bracket close, पोस्ट एक्विजिशन ही है, नहीं बोला था लिख लेते हैं, वो अलग प्रेजेंट कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए। ठीक है, बात आपकी ठीक है, मैंने वो जरा फिगर्स अलग लिखनी इसकी कर, मतलब ये वाली फिगर्स अलग आइडेंटिफाई करने हैं आप, पोस्ट एक्विजिशन, बाकी डेफिनेटली वो प्लस करके लिखी जा सकती है। सॉरी 13100 इनकम है सर, ऐड होगी। और बेटा पहले अदर इनकम ले, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले लिखवाएं, आप बाद में लिख लीजिएगा, मुझे पहले लिखवा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखवाइएगा 76450 प्लस 52100 इंटू 4/12। जहां जहां हमें नहीं पता कि प्री कितना है पोस्ट कितना है, वहां 4/12 चलता चला जाएगा। आंसर बताइएगा 93817, आप उसी के नीचे लिखें। ये पॉइंट नंबर 2 पे चले जाए, एक कंसोलिडेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या एक्विजिशन इसी साल हुई है? क्या ये इसी साल का गेन है? फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, इसी साल का गेन है। अगर ये इसी साल का गेन है तो क्या इसी साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए? तो जस्ट अलग प्रेजेंट कर लेंगे, अदर इनकम गेन ऑन बार्गेन परचेज। क्या ये भी हो सकता है ये गेन एक्विजिशन पिछले सालों में होने की वजह से पिछले सालों में कहीं आया हो, तो फिर क्या उसे इस साल की अदर इनकम में आना चाहिए? फिर उसे वहीं जाना चाहिए जहां आपको पता है, फिर उसे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना चाहिए। पिछले सालों की अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को इफेक्ट करेगी। व्हाई दिस गेन इज इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस ईयर, एक्विजिशन इस साल हुई है, इस साल का गेन। डन है जी, आंसर बताइए। 3800 3.8 मिलियन। डेफिनेटली अदर इनकम इकट्ठी प्रेजेंट होनी चाहिए थी, मेरे सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जरा मुझे एहतियात बरतनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इनकम सॉरी पॉजिटिव, सॉरी, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नेगेटिव। ठीक है, एक्सपेंसेस नेगेटिव और अदर इनकम। जी अब देखें डाटा कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक।
जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है 116,033, आफ्टर टैक्स बनता है 67,633। ऐसे एट्रीब्यूटेबल owners of parent and NC. पेज नंबर 166 पे आपने चले जाना और वर्किंग छोड़ देनी है। पेज नंबर 166 पे चले जाना, एक उंगली बस इस पेज पे रख लेनी है, वहां से यहां, यहां से वहां। ये एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसमें एनसी को शेयर कैसे देना चाहिए? कंसंट्रेट करें जरा, रिलेट करें, वहां भी एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर थी। पेज 166 के एंड पे आपने अपने हाथ से एक वर्किंग लिखी हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ के बोलें क्या था? नहीं, सिंपल 60 था, सब्सिडी का 60 था इस सवाल में। उस 60 की जगह यहाँ है 30750। वापस उधर जाए, उधर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड था 3 मंथ्स, इधर वापस आए, इधर है 4 बैट, वापस फिर उधर जाए, उधर पेरेंट शेयर था, सॉरी सब्सिडी का शेयर था, सॉरी एनसी 80-20 था, तो एनसी शेयर था 20%, इधर शेयर कितना है 25%। डन है सर? लेकिन ये हो गया गलत, अब आ रहे वापस, ये तो हो गया वो जो वहां हुआ था, और वहां और यहाँ में एक चेंज है। अगर वहां और यहाँ में वो 2600 का चेंज ना होता तो वहां जो हुआ वही यहाँ होना था। तो पहले मैंने ये वो किया है, क्या मैंने यहाँ वही किया है जहां जैसे वहां किया था? क्या किया मैंने रिवाइज करने में? मैंने सब्सिडी का प्रॉफिट उठाया, सबसे पहले मैंने उसे पोस्ट एक्विजिशन में कन्वर्ट किया और फिर एनसी का शेयर दिया। एडजस्टमेंट इसलिए कोई नहीं की क्योंकि एंट्री कोई नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, भी कोई एंट्री नहीं है, कोई ऐसी एंट्री हमने नहीं की जिसमें हमने एनसी को शेयर देना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक नई चीज क्या है जो वहां नहीं थी। अब आ जाए जरा पेज नंबर कौन सा है? 174। प्रॉब्लम बेटा ये है 3075 को गौर से देखें, और इसे देखते देखते जरा रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में वापस जाए। इसमें 2600 भी है। अगर हम 30750 को 4/12 कर दें तो उसमें जो 2600 है वो भी 4/12 का इफेक्ट आ जाएगा उसमें, हालांकि उसे 4/12 नहीं होना चाहिए, वो 100% पोस्ट एक्विजिशन। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा काम क्या होना चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके। नहीं वो उसकी उस तरह मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करें, बाकी डेफिनेटली तरीका हो सकता है, लेकिन 30750 पे हमारा एतराज ये है कि ये सारी इनकम पोस्ट एक्विजिशन नहीं है, लेकिन इसमें एक इनकम ऐसी है जो पोस्ट एक्विजिशन ही है, तो उसको अगर मैं माइनस कर दूं, किसको? 2600 तो जो रिमेनिंग हमारे पास आंसर आएगा वो इनकम इवनली है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4/12 और मल्टीप्लाइड बाय 25%। यहां तक किसमें किसका शेयर आ गया? अदर देन इन्वेस्टमेंट इनकम, सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट इनकम को निकाल के जो सब्सिडी के प्रॉफिट्स हैं उनमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में एनसी का शेयर आ गया, लेकिन क्या 2600 में उसका कोई शेयर नहीं है? तो उसको निकाला क्यों था? इवनली नहीं था। तो अब क्या करें? 2600 मल्टीप्लाइड बाय स्टेट बाय 25%। ऑल्टरनेटिवली बेस भी हो सकते हैं कि पहले वो करके 4/12 से माइनस कर दें, लेकिन शायद ये कंपैरेटिवली सीधा रहेगा, याद रहेगा। क्या किया मैंने? माइनस क्यों किया? ताकि इवन प्रॉफिट्स आ जाए। फिर दोबारा क्यों ऐड किए? क्योंकि एनसी का उसमें शेयर तो है, तो 25% उसमें शेयर लिखा।
ये ठीक है बेटा, सही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई प्लीज? क्या आंसर आता है? फाइनल 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 2995 है 6 है, राउंड ऑफ कर लें बस, 2996 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सब्सिडीज प्रॉफिट्स, उसे फिर पोस्ट एक्विजिशन बनाना है और फिर रेट लगाना और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह रिजॉल्व करते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन सर? बैलेंसिंग बता दो। 64637, तो 67,633 का जो प्रॉफिट था वो एट्रीब्यूट हो गया पेरेंट और एनसी रिस्पेक्टिवली। डन सर, डन सर। पेज नंबर ढूंढे पहले जरा 175। पहले जरा अपने आने क्वेश्चन नंबर 11 में, ये जो 10 है इसको फिर बाद में देखते हैं, तो 10 है ही नहीं शायद। बल्कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अपने आना 12 में, पेज 176 पे। यहां तक हमने कोशिश ये की है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलग, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम अलग, कंसोलिडेट करना कुछ सीख लें। अब यहां से हम करने ये लगे हैं कि अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इकट्ठी बनानी पड़ जाए, क्या क्या इकट्ठा बनाना पड़ जाए, तो उन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सही कहा मैंने, उन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए, प्रॉफिट आ गया उसने कहा जाना था रिटेन्ड अर्निंग्स में, फिर क्लोजिंग में बैलेंस शीट में आना, तो उनको लिंक करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और यहां तक आपको लाने का मकसद ये सवाल था, और आफ्टर दिस सवाल हम काफी रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देंगे। जी सर, इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2009, कंप्रिहेंसिव इनकम एंड देन चेंजेस इन इक्विटी। क्वेश्चन बहुत मासूम सा है, लेकिन इसमें जो जो कुछ हमें जरूरत पड़नी शायद मैक्सिमम आ जाए कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, बाकी एडजस्टमेंट ठीक है आती रहेंगी। पेरेंट एक्वायर्ड फर्स्ट टाइम 85% of S for rupees 1,50,000 on 1st of January 8। रिक्वायरमेंट में जाए, एक्विजिशन पिछले साल में, when equity of S included share capital, retained earnings, किस दिन की बात हो रही है? On the date of acquisition date, on the date of acquisition, on the date of acquisition, parent believed that plant owned by S was undervalued by 2,000। ना करें सर, जाने दे गुस्सा। प्लांट जो एस के पास था वो अंडर वैल्यू हुआ था। एसेट्स को ना अंडर वैल्यू होना चाहिए ना ओवर वैल्यू होना चाहिए, उनको वहां होना चाहिए जहां उनकी वैल्यू है। तो क्या एसेट हमने बढ़ाना है और कम करना है? अंडर वैल्यूड है तो कम करना है ना, इसे अपनी वैल्यू पे वापस लाना है। तो बढ़ाना है या कम करना है? तो लॉस आ गया,
रजिस्टर खोलना था। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जरा फाइनल करना है, बच्चे जरा कंफ्यूज हो गए यहाँ। सरप्लस है या लॉस है? SIL है, आप पूरा बोल दीजिएगा, उन्होंने टाइप करना है। सरप्लस कैसे, अंडर वैल्यूड ही है। चीजें अंडर वैल्यू होती हैं और वैल्यूड होती हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन जहां भी है वहां पे वैल्यू वापस आनी चाहिए, जहां जिस वैल्यू पे वहां वापस आनी चाहिए। तो अंडर वैल्यूड है सर। जी सर, इसके लिए आप इस तरह करें, 1 2 तकरीबन 2.5 सफे छोड़े, 1 2 3 4। वैसे शायद सवाल तो बड़ा नहीं है, स्टेटमेंट कोई नहीं, खैर थोड़ा बचेगा। वर्किंग्स में एक पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा आधा, वर्किंग्स में इतने सफे? जी सर, इतने से ज्यादा सफे। जी तैयब, कितने सफे पे सवाल सॉल्व हुआ था बच्चों को मैं बता दूं, कितने सफे लगे हैं इसमें? नहीं, वो जो कर रहा है 4, ठीक। जी सर, पहले एंट्री लिखें सर, प्लान डेबिट किस डेट पे एंट्री होती है? ये एनी कंफ्यूजन बहरहाल जी, एट द एंड ऑफ द डे कोई मसला कि ये सरप्लस है? एक्विजिशन डेट। क्या इसकी फर्दर कोई डेप्रिसिएशन का डिसीजन भी होना चाहिए? तो वही पढ़ लेते हैं, वो देखते हैं कैसे होनी। प्लांट है, प्लांट है। This revaluation adjustment has not been incorporated by trial balances of P&S. हम यूज टू हो गए हैं कि बैलेंस शीट बनी हुई गिवन होती है, तो ट्रायल बैलेंस के एंगल से पढ़ना था। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ डेट अंडरलाइन करें। देखिए, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं तो क्या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट ऐड करके और डिविडेंड्स वगैरह अगर कोई है लेस करके क्लोजिंग लिखते हैं? देखिए, एक ट्रायल बना हुआ, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिर बनाएंगे अगर आप, तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट वगैरह खुद करके लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स अलग है। इसके फौरन आगे जाए, प्रॉफिट अलग है, नीचे थोड़ा सा चला जाए, डिविडेंड अभी नहीं है, तो मीन्स से इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए, दोनों तरफ से इकट्ठा करें 10500000 और प्लस प्रॉफिट, अभी डिविडेंड नहीं, इसलिए मैंने सिंपली बस यहाँ तक बात की। तो क्या ये जो फिगर आएगी इसका जरा टोटल करें यहाँ, 11100000, ये है क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, और अपोजिट साइड पे 114000, ये है क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। हमें बनानी क्यों पड़ रही है? तो बनी बनाई होती है, ये ट्रायल बैलेंस है जहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो अगर बनी हुई है फिर ठीक है, लेकिन अगर बनानी पड़ जाए तो बना सकते हैं सर। तो ये कैंडिडेट टोटल जरा कर लेंगे। ट्रिपल 100000 is closing balance of retained earnings of parent, and 114000 of subsidiary। फिलहाल अभी कंसोलिडेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये सेपरेट ट्रायल बैलेंसेस दिए हुए। अच्छा चले, मेरे ख्याल एहतियातन एक दोबारा देख लें, डेबिट क्रेडिट कॉलम दिए हुए। और यार कॉलम अच्छा भला बना है, डेबिट क्रेडिट, कोई नहीं, पी और एस का यही मतलब होता है, पेरेंट सब्सिडी। एक लिस्ट हुई बनी हुई है ट्रायल बैलेंस की। चलो आगे, अकाउंट्स पेबल मींस, ये तो बता दें यार, प्लांट WDV कॉस्ट है, हमें क्या पता, हमें क्या पता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। इंटेंजिबल्स WDV, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, इन्वेस्टमेंट इन नेस पे कोई एतराज पेरेंट के सेपरेट ट्रायल बैलेंस में? सर्कल। डेप्रिसिएशन रेट 10%, जरूरत है कहीं? वर्किंग्स में है।
क्या जितने से कम ज्यादा करते हैं बस उतने पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करनी होती है? वो क्यों? जितने तक एसेट है वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली डेप्रिशिएट हो रहा होगा। हमने जितने से बढ़ाया है उतने से फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे? 2000 इंटू 10% इंटू टू कहां से आगे बीच में? 2 साल कहां से आगे यार? 8 का स्टार्ट है, 9 का एंड है। कंसोलिडेशन डेट तक कहां से कहां तक? एक्विजिशन से लेके बैलेंस शीट डेट तक ये एडजस्टमेंट करनी होती है। 400 आ गया ना 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 सर ना, अब नहीं अब नहीं। क्या अब हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, या जो जो बन सकता है वो सब कुछ बना रहे हैं? तो बोर्ड में काइंडली देखें जरा। डेप्रीसिएशन डेबिट होगी सिर्फ 1 साल की 200। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगी 400। हो सकती है बैलेंस शीट एज ऑन सारे सालों के इफेक्ट्स आ रहे होंगे। बाकी जो 200 बचा ये रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी ने डेबिट होना है, लेकिन उसमें भी क्या होना है? कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर पकड़ लें, पकड़ लें भाईजान, कैलकुलेटर उठा लें, सब कुछ पहले देख लें। पेरेंट का 85% शेयर है, 170 एंड 30 ओपनिंग सीआरई और ओपनिंग एनसी इन इफेक्ट होना। तो फिर आज मैंने आपको ये इंशाल्लाह प्रेजेंट भी करके दिखाना है कैसे इफेक्ट होना, और इसके साथ भी लिखें ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस ने इफेक्ट होना है। और आखिरी चीज सुने, एक मिनट आ जाए, ये तो 200 डिस्ट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन है इस साल की है, क्या इसमें भी एनसी का शेयर है? एनसी विल बी इफेक्टेड, लेकिन ये इफेक्ट आपको कहाँ नजर आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। वो वाला 200 वाला इफेक्ट कहाँ नजर आएगा? वो चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगा। 400 कहाँ नजर आएगा? बैलेंस शीट में नजर आएगा। क्या इतना सब कुछ नजर आएगा? इंशाल्लाह नजर आएगा। एनसी विल बी इफेक्टेड। लिखे जी बेंट, और मैक्सिमम इसे एक्सप्लेन करें जितना मैंने कम से कम किया। ये काइंडली 170 30 निकाल लिया। 170 30 कैसे बना? करके देखे, नहीं बनता। आपने किया नहीं है, बनता नहीं है, मैंने वैसे कर दिया। लिखे जरा 400 इंटू 85% नहीं बनता। जिस जज्बे से आपने कल ये चीज बोर्ड से देख के लिखी है, आज जज्बा उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओपनिंग का वो भी ढूंढ रहे हैं आज। जी सर, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? कब से कब तक की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होनी होती है? लेकिन डेफिनेटली सिर्फ फॉर द ईयर प्रॉफिट लॉस में आना, बाकी पिछले सालों का इफेक्ट फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे आ जाए, बस यही एडजस्टमेंट्स है। क्या क्या बनाना है? डेफिनेटली एग्जामिनर ने जिस तरतीब से मांगा है, एग्जामिनर को उसी तरतीब से बना के देंगे। लेकिन आपके जहन में कुछ आता है पहले कौन सी स्टेटमेंट फाइनल होगी, तो कौन सी हो के कौन सी हो सकेगी? प्रॉफिट एंड लॉस पहले फाइनल होगा तो चेंजेस इन इक्विटी फाइनल हो सकेंगी, और वहां सीडी आएगा तो बैलेंस शीट बन सकेगी। लेकिन प्रेजेंटेशन की जो कोई तरतीब या सीक्वेंस जो है वो यही रखें जो एग्जामिनर ने मांगी। सबसे पहले क्या हेडिंग आ गई? पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहला पेज छोड़ दीजिएगा हेडिंग लिख के। consolidated statement of financial position as on 31st of December 9। पूरा पेज पे ग्रुप consolidated statement of comprehensive income,
इसके लिए हाफ पेज काफी होगा, और सेकंड जो हाफ है उसमें फिर चेंजेस इन इक्विटी की लिखे हेडिंग। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे एज ऑन आता है, बाकी फॉर द ईयर स्टेटमेंट। सॉरी 2009 31 दिसंबर 2009। सेकंड हाफ, सेकंड पेज के बाद जो थर्ड पेज पे हाफ छोड़ा था आपने, वहाँ हेडिंग लिखे एनालिसिस ऑफ इक्विटी। एनालिसिस ऑफ इक्विटी एफएस। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले एनालिसिस ऑफ इक्विटी क्यों जरूरी है? अगर गेन इसमें आ गया तो उसने भी अदर इनकम में आना है, और अगर गुडविल आ गई तो उसका इंपेयरमेंट लॉस भी प्रॉफिट लॉस में आना है, अगर हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले यकीनन स्टेटमेंट्स में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, लेकिन इस वर्किंग से कम क्या पता चल जाए कि गेन है या गुडविल है, और अगर उसकी गुडविल है और उसकी कोई इंपेयरमेंट है तो उसका डिसीजन भी प्रॉफिट लॉस में करना फिर आपने। और अगर पिछले सालों का होगा तो फिर हमें याद रखना है कि ओपनिंग में आना है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि एक्विजिशन पिछले सालों में है तो गेन फिर इस साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए, फिर वो ओपनिंग में आना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट पता चल जाए कि सिचुएशन है क्या एक्विजिशन डेट पे। डन सर, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 2 मिनट है, हेडिंग सब लिख लें। क्या हेडिंग्स लिख सकते हैं सर? गणिया देखते देखते हेडिंग लिखी जाए। एट एक्विजिशन parent has 85% share and NCA has 15% share. ये NCA का शेयर कैसे पता चल जाता है यार? एक्विजिशन डेट बता दें, 1 जनवरी 8। इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, लेकिन खुदा ना खासा अगर कल आपको महसूस हुआ कि छुट्टी है तो कंसोलिडेशन खत्म है, फिर उसके बाद नहीं आपको पता चलना है कंसोलिडेशन क्या हो रही है। तो कल बिल्कुल छुट्टी नहीं है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। आप भी प्लीज आइएगा। अल्लाह हाफिज। कहाँ तक पहुंचे? पुराने लेक्चर सारे हो गए हुए?